जमात इस्लामी हिंद के मेंबर्स की कई लेवल्स होते हैं, तो जिन्हें हम अरकान कहते हैं। अरकान जो काफ़ी ट्रेनिंग के बाद, तरबियत के बाद जिनको मेंबर बनाया जाता है, रुकन कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे अरकान का इज्तिमा था। अरकान की तादाद इस वक्त मुल्क में 18,000 है, 18,000, और उसमें से तकरीबन 16,000 लोग इज्तिमा में शरीक थे। तो इसमें जमात का मकसद, जमात इस मुल्क में क्या काम करना चाहती है, उस काम को करने के लिए क्या क्वालिटीज दरकार हैं, मुल्क के मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं उन इश्यूज पर हमारा क्या स्टैंड है, और हमारी जो मुख्तलिफ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SIO, GIO वगैरह, उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, मुल्क के मुख्तलिफ एरियाज में अलग अलग मैदानों में जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट्स की क्या तफसील है, ये सारी बातें डिस्कशन में भी आई। और इदराक के नाम से एक एग्जीबिशन भी वहाँ चल रही है, जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, उसके मॉडल्स पेश किए गए हैं। तो ये प्रोग्राम की मुख्तसर तफसील है। उसके बारे में क्या राय है? तो जाहिर है कि मुख्तलिफ तंजीमों से कुछ पॉइंट्स में कुछ चीज़ें सिमिलर नज़र आ सकती हैं। तंजीम है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जमात की, बहुत ही वेल डिसिप्लिन कैडर है और प्लान तरीके से काम होते हैं। तो ये जमात की पॉजिटिव इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर्स है जो लोगों को मुतासिर करते हैं। लेकिन ये बात हमको याद रखनी चाहिए कि जमात एक बहुत ही पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। जमात के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि हम कोई ऐसा मेथड इख्तियार नहीं करेंगे जिसके नतीजे में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता हो, मिसचीफ पैदा होता हो, या कानून की खिलाफ वर्जी होती हो, या कम्युनल हेट्रेड पैदा हो। ये बात भी दस्तूर में लिखी हुई है, जमात के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कम्युनल टेंशन पैदा होता हो, कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करेंगे जिससे कम्युनल टेंशन पैदा होता हो। तो जमात की जो वैल्यूज हैं और जो उसके मोरल प्रिंसिपल्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, और ये दूसरी सारी ऑर्गेनाइजेशन से उसको अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये बातें हमारे पेश नज़र होनी चाहिए। बाकी आप खुद फैसला करें कि कौन मुख्तलिफ तंजीमों से हमारा क्या कॉमन फीचर है और क्या हमारा डिस्ट्रिक्शन। ये जमात के प्रोग्राम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है कि मुल्क के मुख्तलिफ फेथ के लोगों से, मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश किए जाएं। यहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो रहती हैं वो मिलजुल कर रहें, और उनके दरमियान अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमियाँ हैं, तो गलतफहमियाँ दूर हों। उसके लिए इंटरफेथ डायलॉग, इंटरफेथ डिस्कशंस, ये जमात के प्रोग्राम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कई फोरम्स जमात ने लॉन्च किए हैं। नेशनल लेवल पर धार्मिक जन मोर्चा के नाम से एक फोरम है, सलीम साहब उसके जिम्मेदार हैं। इसमें सारे जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं इंडिया में, उनके जो टॉप लीडर्स हैं, सनातन धर्म के टॉप लीडर्स और बुद्ध मत के टॉप लीडर्स, क्रिश्चियनिटी और जैनिज्म, बुद्धिज्म, बहाइज्म, यहूदी, जुडाइज्म, इन सब के जो हमारे मुल्क के टॉप लीडर्स हैं वो सब इस फोरम में शामिल हैं। और उसका मकसद यही है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान हारमोनी पैदा की जाए। ग्रास रूट लेवल पर भी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के सद्भावना मंच कायम हो। तकरीबन इस वक्त 1500 सद्भावना मंच काम कर रहे हैं। अगर आप इदराक शोकेस आज शाम 6 बजे तक वो चालू है, ओपन है, उसमें जाकर देखेंगे तो इसके मॉडल्स, उसके वीडियोस भी वहाँ पेश किए गए हैं कि इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही है। तो इन मुख्तलिफ तरीक़ों से जमात की कोशिश होती है कि ज़मीनी सतह से लेकर टॉप लेवल तक, हर लेवल पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले मिलजुल कर रहे, और कोई गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपस में पैदा हो जाए तो डायलॉग और डिस्कशन के जरिए उसको रिजॉल्व किया जाए, और मुल्क की तामीर में, मुल्क की तरक्की में सब मिलकर हिस्सा लें। जमात इस्लामी का जो हुकूमत के अंदर जो इस्लामी के बड़ा अहम रोल था। हिंदुस्तान के अंदर क्या इनका पॉलिटिकल तो आप
जिंदगी के हर शोबे की हम इस्लाह चाहते हैं, हर शोबे को मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल वैल्यूज की बुनियाद पर वो तश्कील पाए और जहाँ भी खराबी है उस खराबी की इस्लाह हो, ये हमारी कोशिश है। तो पॉलिटिक्स की भी इस्लाह चाहते हैं। तो हम समझते हैं वहाँ प्रोग्राम में इस पर तफसील से बात हुई कि इस वक्त हमारा जो मुल्क की पॉलिटिक्स है, सलीम साहब ने उस पर तकरीर की कि 4 मेजर सीज, ये हमारे मुल्क के पॉलिटिक्स की 4 बड़ी खराबियां हैं: क्रिमिनलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन और करप्शन और कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस। ये 4 बड़ी खराबियां हैं। तो इन खराबियों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अब मुल्क के हालात और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम लास्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इलेक्शन में तो हम पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन पॉलिटिकल कैंपेन्स के जरिए, पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश के जरिए, डिस्कोर्स के जरिए, लोगों की तरबियत करके, उनकी ओपिनियन को बिल्ड करके हम कोशिश करते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इन खराबियों से पाक हो और वो सही मानों में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को डिलीवर करने का जरिया हो। ठीक है, अगर जब लोगों को हमारी बात समझ में आ जाएगी, जरूरत होगी तो हिस्सेदारी भी करेंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे। लेकिन जाहिर है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पॉलिटिक्स ये सारे अवाम का हक होता है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का हक नहीं होता। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन लड़ रही है वही इस प्रोसेस का पार्ट नहीं होती, बल्कि हर शख्स जो वोट दे रहा है वो भी उस प्रोसेस का पार्ट होता है। वोट देने वाले तो हम सब हैं, जमात के अरकान, मेंबर्स, उसके वेल विशर्स, ये सब भी वोट देते हैं। तो वोट की इस ताकत के जरिए हम पॉलिटिक्स को सही डायरेक्शन देने की कोशिश करें, उसको खराबियों से दूर करने की कोशिश करें, ये हमारी कोशिश है। दूसरा अमीर जमात से सवाल है कि अरकान जमात की इतनी बड़ी तादाद जो आई थी, और इसमें उमूमन लोगों का ये ख्याल है कि जमात सिर्फ इंटेलेक्चुअल और तालीम याफ्ता लोगों में काम करती है। तो क्या है, तमाम ही लोग तालीम याफ्ता हैं या ग्राउंड लेवल पर आम जो लोग हैं वो भी जमात के रुकन बन सकते हैं या हैं? एक दूसरा सवाल ये है, एक और उसमें ऐड करना चाहूँगा कि 3 दिन का प्रोग्राम हुआ और फिर एक कैडर कन्वेंशन के नाम से भी बड़ा इजलास रखा गया। इसमें कोई दीगर पॉलिटिकल सियासी शख्सियात या मिली कायदीन नजर नहीं है। ये 2 सवाल जी। तो जमात में हर तरह के लोग मेंबर हैं। अगर इस इज्तिमा में भी जिन लोगों ने वहाँ विजिट की होगी, देखा होगा कि इसमें रूरल एरियाज से भी काफ़ी तादाद में लोग आए थे। बड़ी तादाद ख़वातीन की थी, लेडीज़ की थी, पढ़े लिखे लोग भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, बड़े बिजनेसमैन भी थे, बड़े इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स, ये सब भी थे, और गांव में रहने वाले किसान, मजदूर और बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग, हाउस वाइफ्स, इस तरह के लोगों की भी काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद थी। तो समाज के हर तबके की नुमाइंदगी जमात में मौजूद है। अब अलग अलग इलाकों में कोई भी मूवमेंट जब काम करती है तो ऐसा होता है कि बाज़ लोगों में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, बाज़ में कम हो जाए। तो अलग अलग एरियाज में इस हवाले से कुछ फ़र्क भी है कि बाज़ शहरों में ऐसा हो सकता है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हों, बाज़ शहरों में देहाती लोग ज़्यादा हों, ये हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जब आप पूरे मुल्क के प्रोफाइल पर नजर डालेंगे तो समाज के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह जमात में मौजूद हैं, और उनकी तादाद में बराबर इजाफा भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। दूसरा सवाल जो आपका था, तो वो प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। जमात तो हर एक के साथ बेहतर ताल्लुक रखना चाहती है, सबको लेकर, साथ लेकर, मिल्लत के भी सारे तबकात को साथ लेकर, और मुल्क के भी हमारे जो बरादरान वतन हैं, हिंदू भाई हैं, सिख और ईसाई भाई हैं, उनके भी तमाम तबकात को साथ लेकर हम काम करना चाहते हैं। हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इन सब लोगों की नुमाइंदगी भी होती है, शिरकत भी होती है। ये प्रोग्राम एक ख़ास मकसद से रखा गया था कि हम अपने अरकान को बुलाकर आपस में डिस्कस करना चाहते थे, मुल्क के मौजूदा हालात में काम करने के नए तरीके ढूंढना चाहते थे। इसलिए इसमें सिर्फ जो जमात के अरकान हैं उन्हीं तक उसकी नशिस्तें महदूद रही हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता। इजलास अगर अवामी है, पब्लिक है, तो उसमें बाहर के लोग भी बुलाए भी जाते हैं और वो तशरीफ भी लाते हैं, ताउन भी करते हैं। मीडिया के जरिए ऑर्गेनाइज तौर पर डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंटरनेट को परोसा जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए आपके पास क्या जवाब है? जी, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म कोशिशें हो रही हैं। ये जो हमारे सलमान साहब हैं, ये मीडिया के सेक्रेटरी हैं, इनके तहत एक पूरी टीम है नौजवानों की जो मीडिया और सोशल मीडिया में काम कर रही है। और हमारी कोशिश यही होती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए भी और सोशल मीडिया के ज़रिए भी सच्चाई को लोगों के सामने लाया जाए।
اب جتنے الیکشنز ہوئے, چاہے وہ 2024 کے نیشنل الیکشنز ہوں یا اسٹیٹ الیکشنز ہوں, ابھی مہاراشٹر کا الیکشن چل رہا ہے, وہاں بھی ہر جگہ ہماری کوشش یہی رہی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے کہ پولیٹیکل ڈسکورس بھی وہ لوگوں کو بانٹنے کا ذریعہ نہ بنے. ہمارے الیکشنز وہ مندر, مسجد اور اس طرح کے ایموٹیو مذہبی ایشوز پر فوکس نہ ہوں, بلکہ گورننس کے ایشوز, ڈیولپمنٹ کے ایشوز, لوگوں کے ریئل پرابلمز وہ الیکشن کا موضوع بنے. تو میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسی کی کوشش کی جاتی ہے. ملک کے کئی مقامات پر ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بھی کافی بڑے آؤٹ لیٹس ہیں. ہمارے قائم جماعت موجود ہے یہاں پر, وہ ایک بہت بڑی میڈیا آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں, جس کے تحت ملیالم میں وہاں کا دوسرا تیسرا بڑا چینل ہے میڈیا ون, مین اسٹریم چینل ہے, سیٹلائٹ چینل وہ چلتا ہے, بڑا اخبار ہے مادھیمم وہ چلتا ہے. باقی جگہ بھی اس وقت پورے ملک کے سارے ریجنل لینگویجز میں ہمارے میگزینس چلتے ہیں, اخبارات چلتے ہیں. تو جہاں ممکن ہوا وہاں مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی, اور جہاں ابھی یہ پاسبل نہیں ہو سکا ہے وہاں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم میڈیا کے غلط نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کی اور صحیح بات لوگوں کے سامنے لانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. اس میں آپ کا تعاون بھی مطلوب ہے. آپ کے پریس نوٹ میں سیکنڈ پیج پہ پوائنٹ نمبر 8 پہ ذرا اور مزید روشنی ڈالیں. پیج نمبر 2 پہ پوائنٹ نمبر 8 انگلش کی اس میں تو پوائنٹس نہیں ہیں. This conclave of Jamaat Islami Hind members feels that our country currently has immense opportunities for advancement and progress with the world's largest population. Yes, sir, right. Unfortunately, several harmful trends have emerged here that have shackled our progress. تو یہ اس کی لسٹ نیچے سے بیان کی گئی ہے. 9 onwards, point number 9 onwards جو پوائنٹس ہیں وہ ان رکاوٹوں کو ظاہر کرتے ہیں, ان ہارمفل ٹرینڈس کو ظاہر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی. اس پوائنٹ میں بات کہی گئی ہے کہ اس وقت ملک میں ہمارے ملک کے لیے بے شمار اپارچونیٹیز موجود ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے, ہم پاپولیشن کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک اس وقت ہمارا ملک ہے. پہلے پاپولیشن کو ایک کمزوری سمجھا جاتا تھا, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ پاپولیشن بھی ایک طاقت ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہمارے پاس ہے, اور سارے دنیا کے جو بڑے ایمنسیز ہیں اور بڑے فائنینشیل پاور ہاؤسز ہیں وہ ہمارے ملک کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, ہم کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس بہت بڑا مین پاور ہے, اسکلڈ مین پاور ہے, نوجوان ہیں, اور سائنس میں ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. آئی ٹی میں کہا جاتا ہے کہ بڑے ممالک ہیں, ترقی یافتہ ممالک, وہاں کا بھی سارا انفراسٹرکچر, آئی ٹی انفراسٹرکچر وہ ہمارے ملک کے لوگ رن کر رہے ہیں. تو یہ سب ہماری غیر معمولی اسٹرینگس ہیں. اگر ان اسٹرینگس پر توجہ دی جاتی تو ہمارا ملک دنیا کی بہت بڑی طاقت بن سکتا تھا. لیکن ایسے ڈیسائسو مرحلے میں, تاریخ کے ایسے بہت ہی خوشگوار موقع پر, جبکہ ہمارے ملک کو اتنی سارے مواقع اللہ نے دیے ہیں, ایسے موقع پر جو سماج کو بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے, نفرت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے, پولرائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, دنگے فساد کرانے کی, موب لنچنگ, فلاں یہ سب جو ہو رہا ہے, بلڈوزر پالیٹکس, اور سماج کے ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے خلاف کھڑا کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں. ہمارے اندر بڑی کمزوری پیدا ہو رہی ہے, اور جو مواقع ہم کو ملے ہیں وہ مواقع صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے آگے کے پوائنٹس میں تفصیل سے اس صورتحال پر بھی روشنی ڈالی ہے, اور یہ اپیل کی ہے کہ اس کیفیت کو جلد سے جلد ختم کیا جائے تاکہ جو مواقع ہم کو ملے ہیں ان کا ہم صحیح معنوں میں استعمال کر سکیں. زیادہ تر مسلمان جو بچے نوجوان اسکلڈ ہو کے پڑھ لکھ کے سائنٹسٹ, ڈاکٹر, انجینئر, بی ٹیک بن کے یہاں سے کوچ کر جا رہے ہیں. صحیح, اس کی وجہ یہی ہے نا, اس کی وجہ یہی ہے. صرف مسلمان وہ بڑا جو ہے مسلمانوں کے لیے پروگریس کی رکاوٹ نہیں ہے. جی وہی بات ہے کہ یہ حالات جو ہے صرف مسلمان نہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان, تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, پورے ملک کا مسئلہ ہے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں گے تو جو باہر کے مختلف ملکوں کی لوگ سٹیزن شپ لے رہے ہیں گزشتہ 5-6 برسوں میں بہت رفتار بڑھ گئی ہے.
कि लोग इंडिया की सिटीजनशिप सरेंडर कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों की सिटीजनशिप ले रहे हैं। उसमें मुसलमान नहीं है, मुसलमान थोड़े से हैं, हर मजहब के लोग हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब मजहब के मानने वाले हैं। तो इस सूरत हाल से लोग बेजार हो रहे हैं। जाहिर है कि मॉब लिंचिंग हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स लड़ाने पे, मरने मारने पे, पूरी पॉलिटिकल बहस चल रही है। तो ऐसे मुल्क में संजीदा आदमी क्यों रहना चाहेगा? तो लोग सरेंडर कर रहे हैं अपनी सिटीजनशिप। ये बहुत नुकसानदेह सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल को बदलना चाहिए और हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी सूरत हाल ये ज्यादा दिन न चले, जल्द से जल्द बदले और जो लोगों को जोड़ने वाले और यहाँ बेहतर फिजा पैदा करने वाले लोग आगे आए। इसके लिए आपकी तरफ से कुछ इक़दाम किए जाएंगे? वही मैंने अर्ज किया कि यही इक़दाम की तफसील भी मैंने कुछ बताई और उसकी तरफ मोटिवेट करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए इस प्रोग्राम में काफी तेलुगु में सवाल करना चाहे तो तेलुगु में कर सकते हैं। फ्राइडे सरमन्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूटी करेगी, इसके बारे में क्या राय है? सारे कोई भी संजीदा मुल्क का कोई भी संजीदा शहरी इसको पसंद नहीं करेगा और इसकी मजम्मत करेगा कि आप मजहबी मामलात में लोगों की मदाखलत करें, इंटरफेन करें। ये गवर्नमेंट का हक नहीं है, ये लोगों के रिलीजियस राइट्स हैं और उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो चाहे वक्फ के मामलात हों, चाहे जुमा के मामलात हों और मस्जिदों के मामलात हों, पर्सनल लॉ के मामलात हों, शादी तलाक के मामलात हों, ये जो मजहबी मामलात हैं, तो दस्तूर ने हर मजहब को हर मजहब के मानने वालों को अपने मजहब के मुताबिक इन पर अमल करने का हक और आज़ादी दी है। ये हमारे दस्तूर की बहुत ही उसका इम्पोर्टेंट फ्यूचर है, उसकी ब्यूटी है। इसको हर हाल में प्रोटेक्ट रहना चाहिए। तो आपका मीडिया रिलेशन बहुत वीक है, मीडिया रिलेशन मिनिस्ट्री मीडिया से तो हम अपनी बात को मुकम्मल कर रहे हैं, इसके बाद आप इंडिविजुअल बात कर सकते हैं। हम हैदराबाद का इंतखाब इसलिए किए थे 15, 16, 17 का कि हैदराबाद बहुत ही पुरअमन और बहुत ही इंतजामात के लिए बहुत ही अच्छा शहर है और बहुत ही कामयाब इंतजामात रहे हैं। तो शहर के लोगों का, यहाँ की सहाफ़त का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही यहाँ जो रियासती हुकूमत थी उसका और यहाँ की जो रियासती क़यादत है उन हज़रात का भी, आवाम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन हज़रात का हमको ताउन हासिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद इंडिविजुअल बात